नमस्ते संदीप भैया, श्यामवीर भाई, नमस्कार। हम 2 मिनट वेट कर लेते हैं जी। हरिहर, बलराज भाई, गणेश भाई, महेश भाई। नमस्कार विपिन बिहारी भाई जी। जी, सभी को नमस्ते फिर से एक बार। सब लोग है ना, बड़े अच्छे से। अजय भाई तो अब सत्य प्रकाश भारत भाई नमस्कार। अब मैं सबका नाम तो नहीं देख पाऊंगा क्योंकि है ना, इधर भी देखना है, तो फिर भी जिस जिसका दिखता रहेगा और सबको। हाँ जी, नमस्कार। अभी आवाज ठीक है? विपिन भाई ने बताया कि आवाज थोड़ी सी तेज करनी पड़ेगी, तो बिल्कुल बढ़िया। तो हम लोग सुबह बात कर रहे थे अभ्यास, ये का मुद्दा है। जब सहअस्तित्व हमको समझ में आता है, जी बढ़िया, आवाज ठीक हुई। तो जब सहअस्तित्व हमको समझ में आता है, उसके है ना सभी पहलुओं से हम वाकिफ होते हैं, है ना। जैसे हमने कहा था कि मूल रूप से तो अवधारणा बननी है, और अवधारणा का मतलब है कि कम से कम हमको अपने में 3 मुद्दे स्पष्ट हो जाएं, है ना। तो पहला तो ये कि ये जो एग्जिस्टेंस है ना, मानव जन्म से ही जिज्ञासु है। तो उस अर्थ में ये प्रश्न रहता है, ये अस्तित्व क्या है, इसका स्वरूप क्या है ना, और इसका प्रयोग क्या है। ये अशोक गोपाला भाई अपने से बहुत अच्छे से बताते हैं इन 3 प्रश्नों को। सभी भाई जो शिविर लेते हैं अपने अपने हिसाब से बातों को रखते हैं। तो मुझे है ना उनका ये अशोक गोपाला भाई के शिविर से काफी ध्यान गया। तो पहला तो ये अस्तित्व का प्रयोजन क्या है, अस्तित्व का, नमस्कार भैया जी सभी को, और अस्तित्व का स्वरूप क्या है, ये अपने में स्पष्ट हो जाना। उसमें मानव का स्वरूप, मानव को हम कैसे देखते हैं, मानव के होने का स्वरूप क्या है, ये स्पष्ट हो जाना, है ना। मानव का आचरण स्पष्ट हो जाना, ये 3 चीज स्पष्ट हो जाने से अपनी भूमिका स्पष्ट हो जाती है। और जब ये 3 स्पष्ट हो जाती हैं तो फिर क्या काम बचता है? फिर बचता है कि जो हमें स्पष्ट हुआ है उसके अनुसार संकल्प हो और उसके अनुसार हम जी पाए। तो जीने के अर्थ में ही अभ्यास है। जैसे हमने सुबह बात की कि अभ्यास के लिए लक्ष्य स्पष्ट होना। तो लक्ष्य की तो बात है ना, मानव लक्ष्य, जीवन लक्ष्य, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, मानव परंपरा में और स्वयं में सुख, शांति, संतोष, आनंद, जागृति, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता, विश्राम, ये सभी उस लक्ष्य के ही अलग अलग दृष्टि से देखने से नाम है। उस स्थिति को हम पाना चाहते हैं और वो हमको जीने से प्राप्त होती है, और वो प्राप्त हो जाती है तो उसके बाद जीते हैं। इतना ही काम होना है, जीना तो रुकता नहीं है, हमारा जीना बना ही हुआ है निरंतर, है ना। उस जीते जीते जी हमको पूर्व अभ्यास, जो अभी के हमारे अभ्यास बने हुए हैं, जो अभी की हमारी प्रवृत्तियां बनी हुई हैं, उन्हीं में परिमार्जन होना है। और वो परिमार्जन, गुणात्मक परिवर्तन, परिमार्जन होते होते, परिष्कृत होते होते हम एक है ना जागृत जो मानव का आचरण है, मानवतापूर्ण आचरण में स्थित हो जाते हैं, अनुभव होते हैं, और फिर इसको अनुभव को प्रमाणित करने के लिए अभ्यास करते हैं। यही पूरी बात है जिसको आदरणीय नागराज जी ने यहाँ पे अभ्यास दर्शन में, ये अभ्यास व्यक्ति के स्तर पर होता है, परिवार में होता है, स्वयं में हम विचार अभ्यास करते हैं, मनन करते हैं, श्रवण पठन करते हैं, लेकिन साथ साथ में जो व्यवहार अभ्यास है, कर्म अभ्यास है, वो अकेले में नहीं है, वो सभी के साथ में है ना। परिवार में, समाज में, राष्ट्र के, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, शिक्षा में, व्यवस्था में, जो हम सभी भाई बहन लगे हुए हैं यहाँ पे, अभिभावक विद्यालय, अनिता दीदी, शालू दीदी, शीला भाभी, ये सब बहुत सारी बहनें हैं, सबके नाम
लेना मुमकिन नहीं हो पाता है। अछोटी में है और कई जगह जो भी प्रयास चल रहे हैं, ये सब अभ्यास की ही स्थली हैं। अभ्यास ही हम लोग कर रहे हैं और अभ्यास का प्रयोजन इतना ही है कि हम जागृति को प्राप्त हो जाएं, स्वयं सुखी हों और जो हमारे भाई-बहन हैं जिनको अभी है ना, जो ट्रायल एरर में हैं, ट्रायल एंड एरर में हैं, जो अभी प्रयास कर रहे हैं, ढूँढ रहे हैं, रास्ता खोज रहे हैं, हम उस तरह से थोड़ा-सा सौभाग्यशाली भी कह सकते हैं, है ना? संयोग भी कह सकते हैं कि हमको ये मध्यस्थ दर्शन उपलब्ध हो गया और उसके अनुसार हमको एक निश्चित पद्धति मिल गई, निश्चित प्रक्रिया प्राप्त हो गई, जिसके अनुसार हम अपने में गुणात्मक परिवर्तन को देख भी पाते हैं, जिससे हमारे संबंधियों में थोड़ी-सी निष्ठा बनती है, थोड़ा-सा आश्वस्ति आती है कि हाँ, ये वस्तु ठीक है, क्योंकि हम उसके अनुसार जी पाते हैं। तो इसी चारों आयामों में और पाँचों स्थितियों में जो तादात्म्यता है, तारतम्यता है ना? इसकी पूर्णता है, ये होने के लिए जो-जो अभ्यास हमको पाँचों स्तर पे करने हैं, ज़्यादातर यहाँ पे अभ्यास दर्शन में सारे जो अभ्यास हैं, वो परस्परता में दिए गए हैं, तो उसको हम पढ़ते जाते हैं। जहाँ-जहाँ पे मेरा ध्यान जाएगा, मैं वहाँ पर ज़रूर आपके साथ अपनी है ना जो भी मुझे समझ में आया है, उसको मैं शेयर करूँगा। तो हमने यहाँ से पढ़ना शुरू किया था कि मानव के लिए तो ये चैप्टर 40 पांडित्य ही मनुष्य में विशिष्टता है, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, है ना? मानव के लिए अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष से अधिक प्रयोजन नहीं है। अभ्यास के लिए प्रयोजन करना है, तो ये प्रयोजन तय कर रहे हैं। इसी को हम समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व भी कह रहे हैं, है ना? इन प्रयोजनों का वरीयता क्रम मोक्ष, धर्म, अर्थ एवं काम है। इसी क्रम से सिद्धि, प्रतिबद्धता, प्रतीति एवं भास है जी? फिर से सभी को नमस्कार। ये मानव में प्रचलित है, आदर्शवाद में तो बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि किसको सिद्धि कहें, है ना? चमत्कार के साथ जैसे चोली दामन का साथ होता है, सिद्धि और चमत्कार साथ-साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारे में अंदर ये बैठा रहता है कि सिद्धि का मतलब है कि हमको शरीर के द्वारा कोई श्रम ना करना पड़े और सारी शारीरिक सुविधाएँ हमको उपलब्ध हो जाएँ, है ना? ऐसा मान्यता मुझे लगता है अब जितने भी हम लोग सुन रहे हैं वो तो हमारी ये मान्यताएँ खत्म हो ही गई होगी, पर अगर ज़रा भी बची है तो वो कोई सिद्धि नहीं है। हवा में उड़ना आ जाए, है ना? ऐसा कोई सिद्धि नहीं है, वो तो विज्ञान की है ना ने प्राप्त कर ही लिया है, मशीन को उड़ा दिया, लोहे को उड़ा दिया, एल्यूमीनियम को उड़ा दिया, है ना? और उसमें बैठकर मानव भी उड़ ही रहा है। पानी पे चलना आ जाए ऐसा कुछ कथाओं में, परी कथाओं में, पुराणों में ऐसा पढ़ते रहे हैं, है ना? लेकिन सिद्धि केवल सुख है, जिसकी 4 स्थितियाँ हैं। तो हवा में उड़ना, पानी पे चलना, आग पे चलना ये कोई सिद्धियाँ नहीं है, है ना? ये उत्पादन के अर्थ में जहाँ-जहाँ इनकी आवश्यकता है, वो पूरी हो सकती हैं। सिद्धि केवल सुख है, जिसकी 4 स्थितियाँ प्रसिद्ध हैं, जो सुख, शांति, संतोष एवं आनंद है। इन्हीं के प्रति प्रतिबद्धता मानव में प्रसिद्ध है, ये मानव में ही सिद्ध होना है। मानव ही सिद्धि को प्राप्त करता है। अनुभूति ही धर्म सिद्धि है, यही मोक्ष है। यह अति मानवीयतापूर्ण जीवन में चरितार्थ होता है। तो मोक्ष की स्थिति दिव्य मानव की स्थिति कह रहे हैं, मानवीयतापूर्ण जीवन में है, समाधान समृद्धि पूर्वक जी पाते हैं। अब सभी चाहते हैं मानवीयतापूर्ण जीवन में धर्म के प्रति प्रतिबद्धता हो जाए और ये सभी को हो जाए, यही समाज के गठन का मूल तत्व है। और समाज की जो स्थिति क्या है, परिवार भी समाज का ही भाग है। प्रत्येक मानव है ना, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र, ये सब मानव की अलग-अलग स्थितियां हैं और यही समाज का गठन है कि सभी सुख को प्राप्त हो जाएं, क्योंकि सबकी इच्छा है, सबकी कामना एक ही है। यही स्वधर्मीयता का अनुभव करने एवं प्रसारण करने के लिए बाध्यता है। बाध्यता शब्द का बहुत है ना खूबसूरत प्रयोग है, हमारे लिए मतलब कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि हमारा होना ही सुखी होने के लिए है। जितना जल्दी हो जाए, अस्तित्व में तो कोई समय नहीं है, नित्य वर्तमान है, तो जल्दी और देर हमारे लिए है कि जब हमको पता चल गया, जब जागे तभी सवेरा, जब जब जागृत हो जाएं तभी सुखी हो जाएं और सुखपूर्वक जीना है। तो जीना तो रुकना नहीं है, तो हमारे हाथ में इतना ही है कि हम कब सुखी होकर, खुद सुखी होकर जीना शुरू करें और दूसरे के सुखी होने में सहयोगी हो पाए। यही बाध्यता
आचरण एवं व्यवहार पूर्वक संस्कृति व सभ्यता को व्यक्त करती है। प्रतिबद्धता पूर्वक ही मूल्यानुभूति होना पाया जाता है। स्थितिवत्ता का पूर्ण विश्लेषण ही मूल्यानुभूति है। मूल्यानुभूति ही निर्वाह क्षमता है। यह क्षमता ही प्रेरणा है। यही प्रेरणा व्यंजनोत्पादी प्रक्रिया है। इसके फलस्वरूप कार्यक्रम निष्पन्न होता है और नीति तरह से अधिक कार्यक्रम नहीं है। तो सारा कुछ ओतप्रोत है, जैसे है ना, प्रकृति सत्ता संप्रक्त है। ये सारी स्थितियां सुख में ही ओतप्रोत हैं, है ना। व्यंजनीयता, मूल्यानुभूति, स्थितिवत्ता का पूर्ण विश्लेषण, सबका सब नीति त्रय कार्यक्रम, मानव लक्ष्य, जीवन लक्ष्य, सबके सब एक ही प्रयोजन के अर्थ में है कि मानव का जो धर्म है वो सफल हो, ऐसा शुभकामना भी है। इसका विधिवत ज्ञान ही मानव के साथ व्यवहार करने के लिए तत्पर होता है। साथ ही व्यवहार गति में आवश्यक एवं अनिवार्य साधनों से संपन्न होने के लिए बाध्य होता है ना। तो क्योंकि व्यवहार लक्ष्य है सुखी होने के लिए, उसके लिए जो साधन संपन्न होना होता है, उसके लिए साधनों को उत्पादन करने की भी बाध्यता बनती है। फलतः शिष्ट मूल्य प्रयोजन व वस्तु का मूल्य का उपयोग सिद्ध होता है। अभी हम देखेंगे तो यहाँ पर आदरणीय नागराज जी ने क्रम को बहुत अच्छे से व्यवस्थित कर दिया है, हमारे लिए बहुत क्लियर दृष्टि है। मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ कि जो शासन है, शासन से बेहतर मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट से बेहतर व्यवस्था है। शासन जो होता है वो कुल मिला के उत्पादन है ना। ज्यादातर सरकारों को व्यवहार से कोई मतलब नहीं होता है। शासन में किस तरह से प्रलोभन, आस्था, भय, जो भी तरीके अपनाए जाएं, उनसे कितने ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो जाए जीडीपी के अनुसार, वो कार्यक्रम रहता है। मैनेजमेंट उत्पादन ही चाहता है, वो भी लाभोन्मादी ही है, लाभ के लिए ही करता है, लेकिन थोड़ा सा व्यवहार को ले आता है। तो उत्पादन के लिए व्यवहार, मुस्कुराना है, नेटवर्किंग है, जो कुछ भी संबंध बनाने हैं, रिलेशनशिप मैनेजमेंट है ना, तो कम से कम वहां पे रिलेशनशिप आने लग जाता है, पर वो है उत्पादन के लिए। यहाँ पे कह रहे हैं ऐसा नहीं है, व्यवहार के लिए उत्पादन है ना। तो ये व्यवस्था की बात है, क्योंकि मूल में सुखी होना है, मूल में जो लक्ष्य है ना, मूल्य अनुभूति है, परस्परता में व्यवहार से मूल्य अनुभूति हो। अब मूल्य अनुभूति होने के लिए, मूल्य के लिए जो अनुभूति होनी है, मूल्यों की जो अनुभूति होनी है, उसके लिए जो साधन चाहिए, मिलना है तो मिलने के लिए साधन चाहिए, है ना। कुछ वस्तु का उपयोग करना है ना, उसके लिए वस्तु का उपयोग सिद्ध होता है, अदरवाइज वस्तु का कोई उपयोग सिद्ध नहीं होता है। ये बहुत बढ़िया से बात को है ना रख रहे हैं। तो हम और यहाँ पे बार बार ध्यान दिला रहे हैं, हम कोई बात को गलत ना ले लें, इसलिए अलग अलग एंगल से, अलग अलग कोणों से उसको विश्लेषित कर ही रहे हैं। यही समग्र कार्यक्रम का मूल कारण है। अनुभव में क्रम का विश्लेषण होता है, कारण गुण गणित से निर्णय होता है, उपलब्धि से ही क्रम एवं कार्यक्रम की प्रमाणिकता सिद्ध होती है। क्रम ही विश्लेषण एवं उपलब्धि ही अनुभूति है। मूल्य त्रय से अधिक उपलब्धि नहीं है। शिष्ट मूल्य, स्थापित मूल्य है ना, और वस्तु मूल्य, इन तीनों मूल्यों की ही उपलब्धि होनी है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मानव में विशिष्टता केवल अनुभव योग्य क्षमता ही है, और कोई विशिष्टता नहीं है ना। उड़ना आ जाए, है ना, कोई घंटी बज जाए अंदर, ऐसा कोई विशिष्टता नहीं है। अनुभव योग्य क्षमता, अहर्ता हो जाना ही, मूल्य की अनुभूति के लिए जो अर्जन है वो क्षमता हो जाना ही विशिष्टता है। और ये सभी में हो सकती है, इसलिए ये विशेषता के वीआईपी की तरह नहीं है, सामान्य बात है ना। जैसे आजकल बहुत सारी मानव जाति के लिए उड़ना और ये सब सामान्य हो गया है। यही गुणात्मक परिवर्तन का लक्ष्य एवं उपलब्धि है। लक्ष्य एवं उपलब्धि के मध्य में कार्यक्रम समाया हुआ है। जैसे हमने बात की, लक्ष्य है, उसको पाना है, उसके लिए जो भी अभ्यास करना है, उसी के लिए सारा कार्यक्रम है। प्रत्येक उपलब्धि कार्यक्रम पूर्वक ही उपलब्ध होती है। यह गुरु मूल्यन अर्थात गुणात्मक परिवर्तन प्रक्रिया से सिद्ध होता है। यही प्रत्येक मानव का अभीष्ट है। प्रबुद्धता पर्यंत विचार, व्यवहार, उत्पादन, उपयोग, सदुपयोग एवं प्रयोजनशीलता प्रक्रिया में गुणात्मक परिवर्तन भावी है।
प्रबुद्धता पर्यंत जब तक हम अनुभव की स्थिति को नहीं पा लेते हैं, तब तक इन्हीं चारों पांचों आयामों में, है ना, गुणात्मक परिवर्तन होते ही रहना है। इसी कारणवश संस्कृति, सभ्यता, विधि एवं व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन एवं परंपरा अवश्यंभावी है। तो ये अन्योन्याश्रित है। एक मानव में की प्रवृत्तियों में गुणात्मक परिवर्तन होना, साथ साथ में शिक्षा, व्यवस्था, संस्कृति, सभ्यता, है ना, किस प्रकार का प्रचार प्रदर्शन होना है, ये सब साथ साथ में होना है। ऊपर भी बात की गई थी 39 चैप्टर में कि एक मानव से, जो आदरणीय नागराज जी ने, है ना, कहा कि मैंने उनसे 100वीं चोट लग गई, है ना, एक व्यक्ति में तो पूर्णता की स्थिति को, जो, है ना, जो भी मानव की यात्रा रही, उस यात्रा में यहाँ तक पहुंचे कि अनुसंधान मानव जाति को करतलगत हो गया, हमारे हाथ लग गया। अब इससे ही, है ना, शिक्षा व्यवस्था होगी, जिससे अन्य मानवों को प्रेरणा होगी और फिर इसमें गुणात्मक परिवर्तन अवश्यंभावी होगा। इन सभी का गुणात्मक परिवर्तन ही पांचों स्थितियों में गुणात्मक परिवर्तन है। इन सब की गुरु मूल्यनीयता का अंतत्वगत्वा अनुभव योग्य क्षमता में समाहित रहना है। यही सभी स्तर पर प्रमाणिक जीवन का आधार है। तो सुबह भी हमने बात की, इन सब के मूल में जो शिक्षा व्यवस्था, संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था के मूल में प्रमाणिकता होनी आवश्यक है। इसी आधार पर सार्वभौमिकता सिद्ध होती है। प्रमाण का विरोध स्वीकार्य नहीं है। जो चीज प्रमाणित है, सिद्ध है, उसका ना वो प्रमाण विफल नहीं होता है और ना उसका विरोध हो पाता है ना। तो फिर क्या होता है, फिर जो गुणात्मक परिवर्तन का सूत्र है वो निश्चित होता है, वो निकल कर आता है कि विधि ही विधान, विधान ही विज्ञान व विवेक, विज्ञान व विवेक ही निपुणता, कुशलता एवं पांडित्य, निपुणता, कुशलता एवं पांडित्य ही विचार, इच्छा एवं संकल्प, विचार, इच्छा एवं संकल्प ही समाधान एवं अनुभूति, समाधान एवं अनुभूति उत्पादन व्यवहार व व्यवस्था, उत्पादन व्यवहार व व्यवस्था ही समृद्धि एवं सहस्तित्व, समृद्धि एवं सहस्तित्व ही सामाजिकता, सामाजिकता ही अभय, अभय ही अनुभूति, अनुभूति ही प्रमाण, प्रमाण ही प्रबुद्धता, प्रबुद्धता ही विधि है। तो पूरा गुणात्मक परिवर्तन का जो सूत्र है, जो चक्राकार है, क्योंकि विधि से बात शुरू होती है और पूरी घूम फिरकर विधि पर ही बात आती है, और विधि का मतलब जो ऊपर बात कही है, मूल में अनुभव और प्रमाण होना, उसके अनुसार संविधान, और संविधान के अनुसार ही मानव लक्ष्य, जीवन लक्ष्य और गति, है ना, वो तय होना। उससे ही जो मानव में निपुणता, कुशलता और पांडित्य, उसी से जो जीवन क्रियाएं हैं, है ना, उनका संचालन होना, और उसके अनुसार ही मानव में समाधान और अनुभूति होना। समाधान अनुभूति के द्वारा ही व्यवहार, व्यवस्था और उत्पादन हो पाना, और ऐसा हो पाना के साथ ही सामाजिकता और अभयता हो जाता है। और उस अभयता की जो अनुभूति होती है ना, उसी को प्रमाण, और उसी से फिर अन्य सभी जो भी व्यवस्था बनती है इस मूल से, सभी कोई शिक्षा और व्यवस्था के द्वारा प्रबुद्धता की ओर गतित होते हैं, और फिर वही विधि है। प्रबुद्धता ही विधि है, जो प्रबुद्धता, अनुभव, योग्य क्षमता, अनुभव और प्रमाण। विचार गुणात्मक परिवर्तन पूर्वक ही प्रबुद्धता को प्रकट करता है। वास्तविकताओं के दर्शन पूर्वक पूर्णतया स्वीकृति पर्यंत विचार में गुणात्मक परिवर्तन भावी है। ये पहले भी बात हुई है ना। अध्ययन, प्रदर्शन, प्रकाशन में निहित, जी बिल्कुल, है ना, ये संस्कृति और सभ्यता अन्योन्याश्रित है। जो गुणात्मक परिवर्तन है एक मानव में होता है, तो हम एक दूसरे को प्रभावित करते हुए शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता सभी में होता है। अध्ययन, फिर वही कह रहे हैं, तो अध्ययन, प्रदर्शन, प्रकाशन में निहित तत्व के अनुरूप अवधारणा एवं प्रतिबद्धता स्थापित होती है। यही अवबोधन प्रक्रिया का प्रत्यक्ष रूप है। अवबोधन क्षमता से विचार परिवर्तन प्रक्रिया संपन्न होती है। मानव में अवबोधन प्रक्रिया का मतलब ही है कि जो अवधारणा के लिए सारी प्रक्रिया है, जो अध्ययन क्रिया है जिससे अवधारणा स्थापित हो जाए, उसी को अवबोधन प्रक्रिया कह रहे हैं। अवबोधन क्षमता से विचार परिवर्तन प्रक्रिया संपन्न होती है, तो विचारों में गुणात्मक परिवर्तन होता है। मानव में होने वाले संपूर्ण विचार तात्पर्य रूप में ही अभिव्यक्त होते हैं।
है ना। यहाँ पे त्रात्रय मानवीयता, अति मानवीयता की बात हो रही है, दिव्य मानवीयता, दिव्य मानवीयता। उनमें से अमानवीयता सीमा में किए गए व्यक्तिक, सामूहिक एवं समग्र जनजाति की कार्यक्रम विफलता, पराभव एवं निष्फलता में परिणित होते हैं। तो जितने विचार अमानवीयता में यानी पशु मानव और राक्षस मानवीयता की सीमा में सुविधा संग्रह, प्रिय लाभ की सीमा में होते हैं, उससे जो जो जनजाति की जो कार्यक्रम है वो सभी जो लक्ष्य के अर्थ में है वो विफल हो पाते हैं। उसमें हम अभेयता को, सामाजिक को प्राप्त कर पाए, अनुभव योग्य क्षमता को प्राप्त कर पाए, ऐसा नहीं हो पाता है, इसलिए वो असफल है, इसलिए वो निष्फल है। मानवीयता एवं अति मानवीयता पूर्ण पद्धति से प्रत्येक मानव में गुणात्मक परिवर्तन होना प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्ध क्या है? जो मानवीयता है ना, दया, कृपा, करुणा, धीरता, वीरता, उदारता के साथ में, न्याय, धर्म, सत्य की दृष्टि के साथ में, समाधान, समृद्धि पूर्वक जीने के है ना पद्धति के साथ में ही अन्य को भी प्रेरणा मिलती है। उसी से मानव में गुणात्मक परिवर्तन हो पाता है, जो मानव से देव मानव और देव मानवता की ओर गति हो पाती है। व्यवस्था उत्पादन एवं विनिमय के अर्थ में भी चरितार्थ होती है, तो उसी से उत्पादन और विनिमय भी होगा, क्योंकि भौतिक समृद्धि एवं भौतिक समाधान प्रसिद्ध है। हमारा प्रयास दूसरे अर्थों में भौतिक समाधान के लिए और भौतिक समृद्धि के लिए भी है ना। इसी बात को इस एंगल से भी देख रहे हैं। बौद्धिक समाधान का तात्पर्य विचार में गुणात्मक परिवर्तन। क्या परिवर्तन? अभी हम में विचारों में समस्या है और उस समय सभी समाधान, अर्थात हर प्रश्न का उत्तर जीने के अर्थ में, अर्थात अनुभव योग्य क्षमता निर्माण करने के लिए शिक्षा अर्थात मूल्यग्राही एवं प्रदायी कार्य में पारंगतता से है कि इस तरह की अनुभव योग्य क्षमता हो जाए। बौद्धिक समाधान मतलब है कि शिक्षा के अर्थ में हमारे जीने में मूल्यग्राही एवं प्रदायी क्षमता पैदा हो पाए, ये शिक्षा का उद्देश्य है ना। इसी को बौद्धिक समाधान के अर्थ में कह रहे हैं। इसका प्रत्यक्ष रूप स्थापित मूल्यों की शिष्ट मूल्य सहित एवं वस्तु मूल्य समेत अभिव्यक्ति है। वस्तु उत्पादन का विपुलीकरण करने के लिए साधन एवं प्रतिभा का समुचित संयोजन किया जाना भी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्रत्येक उत्पादित भौतिक वस्तुओं की आवश्यकीय वस्तु एवं सेवा में परिणित करने के लिए सहज सुलभ विनिमय व्यवस्था की स्थापना भी सामाजिक व्यवस्था का एक प्रमुख भाग है। बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। शिष्ट मूल्य एवं व्यवसाय मूल्य का संरक्षण एवं संवर्धन कार्यकलाप ही विधि व्यय व्यवस्था की चरितार्था है। तो सुबह हमने बात की थी, चरितार्थ इसी अर्थ में हो पाता है कि जितना भी हम में ज्ञान है, जो प्रबुद्धता है, जो स्थापित मूल्य है, जब वो शिक्षा के द्वारा शिष्ट मूल्य में आएगा तो वस्तुओं का उत्पादन, विपुलीकरण, समृद्धि की बात हो रही है। जितनी हमको आवश्यकता है उससे अधिक, लेकिन ये वेस्टेज की बात नहीं है। साधन के लिए प्रतिभा का समुचित संयोजन का ये विपुलीकरण और आवश्यकता से जो अधिक है उस अर्थ में, और प्रकृति का शोषण में सूक्ष्म लाइन है। मानव की जो आवश्यकता है वो निरंतर आश्वस्ति बनी रहे, उसके अर्थ में विपुलीकरण है। लेकिन हम केवल लाभोन्मादी प्रवृत्ति से अधिक उत्पादन कर लें, है ना, उसमें जो प्रकृति का शोषण होता है वो एक अलग बात है। इस तरह से सुबह भी जिस तरह हम बात कर रहे थे कि हम जब बात करते हैं, जैसे मैंने सुबह एक उदाहरण में चॉकलेट की बात की, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि है ना चॉकलेट को छोड़ना है। जो निरर्थक है गुणात्मक परिवर्तन में वो अपने आप में छूटना ही है। वो स्वयं जैसे जैसे हम समझते जाते हैं उसका निर्णय होता जाता है। हमको कितना उत्पादन करना है धीरे धीरे सुनिश्चित होता जाता है। सुबह हमने ये भी बात की कि जब हम उत्पादन के साथ है ना साथ साथ जीने जाते हैं तो है ना प्रकृति के जो तत्व हैं उनके साथ में भी तालमेल बैठाना ही पड़ता है। चिड़िया हैं, है ना, कीटाणु हैं, विषाणु हैं, तो उनका सॉल्यूशन तो यही है कि हम अपनी जो रोधक क्षमता है, इम्यूनिटी है, उसको बढ़ाया जाए। उसके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। उसका एक प्रयास हमारे मित्र
हिमांशु भाई सरदार शहर से जो सर्व ज्वर हरण चूर्ण है ना, उसको उसका विपुलीकरण और सब उसको सभी को उपलब्ध हो पाए, उसके द्वारा उससे ऐसा भी अनुमान बनता ही है कि अगर इम्यूनिटी बढ़ती है तो जो ये वायरस चल रहा है तो उसके भी है ना उपचार में सहायक हो पाए, उसके भी लक्षणों को परिहरण किया जा सके। तो इस तरह से समाधान समृद्धि पूर्वक सभी जी पाए, पूरा जो हम समझ पाते हैं उसकी चरितार्थ इसी अर्थ में है ना। हम कहें कि हम पूरी परंपरा जागृत हो गई लेकिन अभी भी, और हम आवश्यकता से 2.5-3 गुना उत्पादन कर रहे हैं लेकिन फिर भी लोग भूख से मर रहे हैं, फिर भी लोग दुखी हैं, उनको इधर उधर भागना पड़ रहा है, तो ये हमारे लिए थोड़ी शर्म की तो बात है ना। तो अभी प्रबुद्धता आना, उसको संस्कृति सभ्यता में आना बाकी है, उसी के लिए शिक्षा में है ना, व्यवस्था में आना, ये जितने जो अनुभव मूलक विधियां हैं उनको आना अभी बाकी है। उसी के लिए अगली बात कह रहे हैं कि जो अभी समाज की व्यवस्था है वो इस अर्थ में नहीं बन पाई है, हमने इतना उत्पादन कर लिया लेकिन उसके बावजूद भी अव्यवस्था की वजह से लोगों को सभी साधन नहीं उपलब्ध हो पाना है ना, और ना केवल साधन बहुत लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं बल्कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं, भावी पीढ़ियां हैं, उनके लिए प्राकृतिक साधनों की उपलब्धता पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाना भी एक परेशानी की बात है, क्योंकि मानव समाज की जो संरचना है अभी वो उत्पादन प्रधान है। होना क्या है, समाज संरचना का जो आधार है वो मूल्य त्रय ही है। तो समाज की जो संरचना है वो मूल्यों के आधार पे होनी है, तो हम फिर इस तरह की विधियां, इस तरह की है ना संस्कृति, इस तरह की सभ्यता, इस तरह की नियम बना पाएंगे, इस तरह के पद्धतियां अपना पाएंगे कि सभी को सभी साधन उपलब्ध हो पाए, है ना, सभी समाधान समृद्धि पूर्वक जी पाए। मूल्य त्रय की एक सूत्रता अखंड सामाजिकता के लिए अनिवार्य है। व्यवहार एवं उत्पादन के मध्य में रिक्तता, इन दोनों की तो इन दोनों की संयुक्त स्थिति मानव जीवन में द्रष्टव्य है। व्यवहार उत्पादन के लिए प्रेरणा है, व्यवसाय उत्पादन के लिए साधन है। व्यवहार एवं उत्पादन में आश्वस्त एवं विश्वस्त होना तथा उसकी अक्षुण्णता या परंपरा का सुदृढ़ होना ही समाज एवं सामाजिकता की उपलब्धि है। व्यवहार एवं उत्पादन की सफलता क्रम से अनुभूति एवं समाधान का प्रकटन है। मानव में प्रत्येक असफलता को सफलता में परिणत करने की कामना पाई जाती है। तो जैसे मैंने अभी बात की कि हम अभी कई आयामों में असफल दिख रहे हैं, असफल प्रतीत हो रहे हैं, तो उसको सफलता की कामना तो है ही, उसके लिए केवल रास्ता, पद्धति, प्रक्रिया को ढूंढ रहे हैं जो आदरणीय नागराज जी ने हमारे लिए अनुसंधान कर दिया है, उसी में से इसको निकलना है। प्रत्येक व्यक्ति में से के लिए सामाजिक संरचना में भागीदारी करने का अवसर समान है। उसके योग्य क्षमता में वैविध्यता ही शिक्षा एवं व्यवस्था से परिमार्जित एवं नियंत्रित होने के लिए प्रस्तुत होता है। समाज संरचना का प्रत्यक्ष रूप व्यवहार एवं उत्पादन ही है। उत्पादन विनिमय अभिप्सा व्यवहारिक अभीष्ट मानव मात्र में समान है। अवसर एवं साधन की विषमता ही उनमें वैविध्यता है। उनमें जो वैविध्यता है वही प्रकटन में वैविध्यता है, यही परस्परता में वैविध्यता है। तो अभी जो विविधता दिख रही है हमको, क्योंकि अभी समझ में विविधता है, समझ में एक रूपता नहीं बनी है, और जो भी साधन है उनका जो प्रयुक्ति है वो विविधता दिख रही है। मानव में मूलतः अभिप्सा एवं अभीष्ट साम्य होने के कारण समाज संरचना के आधार में स्थिरता पाई जाती है। तो समाज जो संरचना है उसके आधार में कोई विविधता नहीं है, वो सभी के मूल में अभेयता है। सभी समृद्धि चाहते हैं, सभी सुख शांति संतोष आनंद चाहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। केवल उसको पाने के लिए जो रास्ते हैं उसमें अभी वैविध्यता है, क्योंकि मूल में विधि तय नहीं है, वो अनुभव मूलक नहीं है। यही सत्यता
आशा, आकांक्षा एवं संकल्प को उद्गमित कराती है, जिससे समुचित एवं संतुलित समाज संरचना सिद्ध हो सके। यही चिंतन परंपरा का आधार एवं स्रोत है। संतुलित समाज संरचना का प्रत्यक्ष रूप व्यवहार एवं उत्पादन की अविभाज्यता है। उत्पादन, शिक्षा एवं उसका संरक्षण जितना महत्वपूर्ण है, उससे अत्यधिक व्यवहार, शिक्षा एवं संरक्षण महत्वपूर्ण है। बिल्कुल स्पष्ट बात हो रही है। व्यवहार उत्पादन के लिए प्रेरणा है, उत्पादन व्यवहार के लिए साधन है। यही वास्तविकता है। व्यवहार शिक्षा में अपूर्णता ही उत्पादन विनिमय उपलब्धियों की अपव्ययता है। मानव का अपव्ययता पूर्वक सामाजिक सिद्ध होना संभव नहीं है। साधनों का दुरुपयोग करते हुए हम सामाजिक हो पाएंगे, यह संभव नहीं है। इन वास्तविकताओं के अतिरिक्त वस्तु मूल्य से शिष्ट मूल्य एवं शिष्ट मूल्य से स्थापित मूल्य वरी है ही। स्थापित मूल्य में शिष्ट मूल्य व वस्तु मूल्य समर्पित होता है, ना कि वस्तु व शिष्ट मूल्य में स्थापित मूल्य। इसका कारण केवल गुरु मूल्य में लघु मूल्य का समाना ही है। व्यवहार शिक्षा की प्रधान उपलब्धि स्थापित मूल्य में शिष्ट मूल्य का एवं शिष्ट मूल्य में वस्तु मूल्य का नियोजन होना ही है। ऐसी योग्यता की सर्वसुलभता ही शिक्षा है कि मानव की परस्परता में स्थापित मूल्य के निर्वहन, शिष्ट मूल्य के व्यवहार व्ययन एवं वस्तु मूल्य के क्रियान्वयन योग्य योग्यता की स्थापना ही समाज संरचना का अभिष्ट है। तो स्वयं में स्थापित मूल्य और परस्परता में शिष्ट मूल्य के साथ व्यवहार और वस्तु मूल्य को सदुपयोग, वस्तुओं को सदुपयोग के साथ परस्परता में हम व्यवहार हर स्तर पर कर पाएं, उसके लिए योग्यता की स्थापना हो जाए। यही समाज की संरचना अभिष्ट है, जिससे ही प्रत्येक मानव आश्वस्त एवं विश्वस्त होता है। ऐसी उपलब्धियां पांचों स्थितियों की संयुक्त प्रयास का योगफल है, जिससे 10 सोपानीय परिवार सभा व्यवस्था की एकात्मता एवं एक सूत्रता ही समाज संरचना है। तो हम आगे 10 सोपानीय व्यवस्था के बारे में समझेंगे ही, है ना। उसके लिए एक योगेश भाई की विशिष्ट प्रस्तुति भी प्रस्तावित है। तो ये जो स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य का व्यवहार और निर्वहन हो पाए, उसके लिए जो समाज की संरचना है, उस संरचना का जो प्रस्ताव है वो एक 10 सोपानीय व्यवस्था के रूप में ही है ना, जिसकी चर्चा हम करेंगे और जिसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। उसी में जो व्यवस्था के आयाम हैं, उत्पादन विनिमय व्यवस्था से अधिक उत्पादन में व्यवहारिक विश्वास से समृद्धि भाव सिद्ध होता है। यही समृद्ध परंपरा एवं प्रमाण है। समृद्ध परंपरा उत्तरोत्तर समृद्धि एवं समृद्धि में विपुलता को प्रमाणित करता है। यही लोक वांछा है। मानव का सामाजिकता में संयत होना प्रमाणित है। औचित्यता में दृढ़ता ही संयमता है। गुणात्मक परिवर्तन, सदुपयोग एवं सुरक्षा के लिए प्रेरणा ही औचित्यता है, जो मानवीयता में स्पष्ट एवं व्यवहार सुलभ होता है। उत्पादन व्यवहार में, व्यवहार विचार में, विचार अनुभूति में संयत होता है। ये चारों आयाम प्रत्येक मानव में समाहित हैं। संयमता में अतिवाद एवं रहस्यता का अत्याभाव होता है। अतिवाद एवं रहस्यता की पारस्परिकता है। यह अविद्या का द्योतक है। मानवीय अधिकार योग्य विकास का अभाव ही अविद्या है। अर्थात मानवीयतापूर्ण जीवन के लिए अक्षमता, अयोग्यता एवं अपात्रता ही अजागृति है। समाधान पूर्ण व्यवहार व आवश्यकता से अधिक उत्पादन, सीमांतवर्ती शिक्षा एवं व्यवस्था मानव जीवन समग्र के लिए पर्याप्त सिद्ध होती है। जो जैसा है उसको उससे अधिक या कम या ना समझना ही अविद्या है। जो जैसा है उसे वैसा ही समझ लेना विद्या है।
जिसको जो समझना है उसका पूर्ण विश्लेषण हो जाना ही समझना है। मानव में विश्लेषण क्षमता का उत्कर्ष होना पाया जाता है। विद्या से परिपूर्ण मानव मानवाधिकार संपन्न होता है, तभी वह स्वभावतः सामाजिक होता है। अविद्या पूर्वक सामाजिक होना संभव नहीं है। विद्या एवं अविद्या का प्रकटन चैतन्य इकाई में होता है, यही उसकी जागृति का परिचय है। चैतन्य क्रिया में ही गुणात्मक परिवर्तन पूर्वक विद्या की अभिव्यक्ति होती है। इसी सत्यतावश गुणात्मक परिवर्तन के लिए व्यष्टि एवं समष्टि में प्रयास होता है। गुणात्मक परिवर्तन क्रम से ही समाधान एवं अनुभूति को प्रकट करता है। ऐसा गुणात्मक परिवर्तन चैतन्य इकाई में ही होता है। इसे पाने के लिए ही, अर्थात इसे सर्वसुलभ बनाने के लिए ही समाज संरचना का कार्यक्रम, नीति, पद्धति, प्रणाली को प्रमाण पूर्वक स्थापित किया जाता है। पूर्णता के लिए अथवा सम्यकता के लिए की गई रचना ही संरचना है। रचना का तात्पर्य लक्ष्य के अर्थ में उपलब्ध वस्तु, स्वत एवं शक्तियों का संयोजन करने से है। पूर्णता चैतन्य प्रकृति में ही प्रकट होती है। ज्ञान अवस्था की इकाई पूर्णता के लिए निकटवर्ती, अति निकटवर्ती या तटवर्ती रूप में द्रष्टव्य है। चैतन्य क्रिया में क्रिया पूर्णता एवं आचरण पूर्णता होना पाया जाता है। ऐसी पूर्णता को पाने के लिए ही समाज संरचना का होना उसकी चरितार्थता का द्योतक है। अब यहाँ पर फिर से इस पूरे पेरा को, थोड़ा लंबा पेरा है लेकिन उसी बात को है ना अलग तरह से ध्यान दिला रहे हैं कि जो मानव का लक्ष्य है क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता, ये सार्थक हो जाए, ये सफल हो जाए, है ना, ये सब हम मिलकर कर पाए, एक दूसरे के साथ मिलकर, है ना। इस अर्थ में जो समाज की संरचना है, संरचना का बढ़िया परिभाषा कह रहे हैं कि जो हम में परिवार की रचना है, जो हम एक एक के परस्परता में जो संबंध को स्थापित करते हैं, उसके फलन में जो सिद्ध होना है वो ये सिद्ध हो जाए कि मानव में अनुभव हो पाए और आचरण पूर्णता स्थापित हो जाए, जिससे सभी आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा और व्यवस्था के माध्यम से प्रेरणा मिल पाए। ये पूरी इस बात में अभी हमको जहां पर भी हैं यहीं से आगे बढ़ना है। इसके लिए कोई क्रांति नहीं लानी है ना। ऐसा माना जाता है कि तुरंत परिवर्तन करना है तो क्रांति, शांति के लिए युद्ध, तो शांति स्थापना के लिए युद्ध नहीं करना है। समाधान, समृद्धि, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता के लिए हमको कोई है ना धरना नहीं देना है ना, कोई जुलूस नहीं निकालना है। सीधे सीधे जो हम कर रहे हैं, अध्ययन करना है, अभ्यास करना है, जिससे गुणात्मक परिवर्तन होगा। हर व्यक्ति में जितना गुणात्मक परिवर्तन एक भी व्यक्ति में होता है तो उसका प्रभाव जो आसपास होते हैं उन पर होता ही है। और ऐसे ऐसे जो गुणात्मक परिवर्तन है, ये इसकी संख्या, इसकी विपुलता होगी, ये कई जगह फैलेगा, तो पूरे परिवार में संस्कृति, पूरे परिवार, समाज, राष्ट्र में संस्कृति, सभ्यता और विधि व्यवस्था की स्थापना होगी। जो प्रक्रिया होती ही है और हो ही रही है, उसी की बात ये कह रहे हैं कि ऐसा होना पाया जाता है। ये प्रसिद्ध है, ऐसे ही होता है, इसको देख लिया गया है, इसका दर्शन हो गया है। तो हमारा जो लक्ष्य है वो इतना ही है कि कैसे हम गुणात्मक परिवर्तन अपने में कर पाएं, उसके लिए अभ्यास कर पाएं, उसके लिए अध्ययन कर पाएं, सूचनाओं को ठीक ठीक से देख पाएं और उसके अनुसार अपना कर्म अभ्यास और व्यवहार अभ्यास को कर पाएं। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा पानी भी पी लेता हूँ। तो समाज संरचना का आधार मूल्य त्रय है। शिक्षा में शिष्ट मूल्य से वस्तु मूल्य को अनुभव कराते हुए, वस्तु मूल्य की अनुभूति के साथ शिष्ट मूल्य की ओर और शिष्ट मूल्य की अनुभूति करते हुए
स्थापित मूल्य की ओर। ये मूल्य ही आधार संरचना का है, जिससे शिक्षा और व्यवस्था का निर्माण, उसकी प्रस्थापना, स्थापना और संरक्षण कर पाए, और इससे समाज में जो गुणात्मक परिवर्तन है वो हो पाए, है ना। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। इसके लिए कोई, है ना, शांति को शांतिपूर्वक साधनों से ही पाना है, और उसी के लिए शिक्षा और व्यवस्था में ही लगना है। स्वयं में गुणात्मक परिवर्तन के साथ साथ समाज में भी गुणात्मक परिवर्तन में सहयोगी होना है। तो आगे बढ़ते हैं। आवश्यकता, अनिवार्यता, अपरिहार्यता ही मानव में मूल्यग्राही एवं मूल्य प्रदायी क्षमता को उत्पन्न करती है। सुख की आवश्यकता, अगर तीनों शब्दों को एक साथ देखें, आवश्यकता, अनिवार्यता और अपरिहार्यता का अर्थ है बाध्यता। बाध्यता को बार बार कह ही रहे हैं। तो हमको सुखी होने की, परस्पर विश्वास से जीने की बाध्यता है। भय किसी को भी वरण नहीं होता है, किसी को भी स्वीकार नहीं होता है ना। कितना ही गलत काम करें, है ना, वो किसी को स्वीकार नहीं होता है। गलती स्वीकार नहीं होती है, अपराध स्वीकार नहीं होता है। सुख की आवश्यकता है, अभयता की आवश्यकता है, अनिवार्यता है। यही मानव में मूल्यग्राही एवं मूल्य प्रदायी क्षमता को उत्पन्न करती है। और आगे कह रहे हैं, मूल्यग्राही क्षमता का आरंभ जड़ प्रकृति में भी द्रष्टव्य है। मूल्य प्रदायी क्षमता केवल चैतन्य प्रकृति में ही स्पष्ट होता है। बढ़िया बात कह रहे हैं, है ना। पूरी सृष्टि को देखा हुआ है, तो चैतन्य प्रकृति में मूल्य प्रदायी क्षमता केवल चैतन्य प्रकृति, यानी कि जीवन, जो कि मानव और जीव अवस्था में होता है, ज्ञान अवस्था और जीव अवस्था में। लेकिन मूल्यग्राही क्षमता का आरंभ तो जड़ प्रकृति में भी द्रष्टव्य है ना। कैसे द्रष्टव्य है? जीव प्रकृति में ममता की अभिव्यक्ति विशेषकर मातृ पक्ष से हुई है। प्रत्येक जीव अपनी संतान को किसी आयु सीमा तक संरक्षण एवं पुष्टि प्रदान करता हुआ देखा जाता है। यही ममत्व की मौलिकता है। प्राण अवस्था एवं पदार्थ अवस्था में मूल्य प्रदायी क्रिया अदृष्ट है। ये बढ़िया बात है, क्योंकि जो भ्रूण के रूप में है ना, ये मूल्य प्रदायी और मूल्य ग्राही क्षमता तो पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था में भी है। ये वो प्रकटन उसका जीव अवस्था से शुरू होता है और उसकी पूर्णता ज्ञान अवस्था यानी मानव में होती है ना। कैसे है, मैं इसको अगर थोड़ा सा देखता हूं तो आप भी देखने का प्रयास करें। अगर ऐसा नहीं है तो हमारे आगे आने वाले जो भाई है उसको ठीक भी कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे, है ना, पेड़ पौधों को देखते हैं तो मूल्य को ग्रहण करने की क्षमता तो उनमें भी दिखती है ना। किसान है, मेहनत करता है, अगर फसल की केयर करता है तो फसल, अगर काव्यात्मक भाषा का प्रयोग किया जाए तो लहला उठती है, पेड़ पौधे खुशी से नाच उठते हैं। पेड़ सूख रहा होता है, अगर हम उसमें पानी डालते हैं तो वो मुस्कुरा उठता है। ऐसा ये काव्यात्मक भाषा है ना, बिल्कुल ऐसा मुस्कुरा जाए, परंतु उसमें मूल्य को ग्रहण करने की क्षमता है। लेकिन वो आपको गले लगा ले, आपको, है ना, चरण स्पर्श कर ले, ऐसी क्षमता उसमें नहीं है ना। वो अपनी, है ना, उसमें मूल्य प्रदायी क्षमता नहीं, मूल्य ग्राही क्षमता प्राण अवस्था में भी है, ये दिखती है। चैतन्य प्रकृति में विशेषकर मानव में मूल्य ग्राही एवं मूल्य प्रदायी क्षमता का प्रकटन हुआ है। ये मानव में ही प्रकटन हुआ है, इसलिए विशेषकर कह रहे हैं, उसकी पूर्णता भी यही है। अपेक्षाकृत अधिक मूल्य ग्रहण एवं कम मूल्य प्रदान करने की सीमा तक मानव मानवीयता से संपन्न नहीं है। क्या बात कह रहे हैं? मानवीयता का मतलब है, देखिए, मूल्य ग्रहण करना तो पेड़ पौधों को भी आता है, तो, है ना। तो गुणात्मक परिवर्तन ये बात करनी है कि हम कितना मूल्य ग्रहण कर लें। लेकिन अभी हम जब तक समझदार नहीं होते, हमें मूल्य प्रदायी क्षमता नहीं होती है, तो हमारे हाथ में तो कटोरा ही रहता है। हम मूल्यों का ही ग्रहण करने के लिए सबसे, जो कि हमको सम्मान मिल जाए, लोग हम पे विश्वास करें, हमसे स्नेह करें, हमको प्रेम करें, है ना। लोगों की शिकायत भी यही रहती है कि हमारा घर में कोई वैल्यू नहीं, हमारा परिवार में कोई, है ना, मूल्य नहीं है, हमारा कोई सम्मान नहीं करता है। बुजुर्गों में खासकर ये हो जाता है एक आयु के बाद में कि बच्चे हमारा सम्मान नहीं करते, है ना। तो ये ग्रहण करने की जो क्षमता है, ये हमारी गरीबी है, दरिद्रता है। मूल्य प्रदायी क्षमता नहीं आ पाई, क्योंकि ना शिक्षा में मिली, ना भी परंपरा में।
परंपरा में जो मिला, जितना हम कर पाए उतना सभी को उपलब्ध है। हमने, है ना, बहुत सारे विचारों को किया जिससे हम विचार दे पा रहे हैं, बहुत सारा सुविधाओं को पैदा कर लिया, वो सबको उपलब्ध हो जाती हैं। लेकिन मूल्य प्रदायी क्षमता, अभी मूल्य ग्रहण क्षमता तो पदार्थ और प्राण अवस्था में भी है, जीव अवस्था में भी है, लेकिन मूल्य प्रदायी क्षमता ही गुणात्मक परिवर्तन है, ये क्षमता आ जाना। तो मानवीयता संपन्न होने का मतलब है कि मूल्य प्रदायी क्षमता, सम्मान पाना नहीं, सम्मान स्वयं में स्थापित हो जाए, स्थापित मूल्य के अर्थ में, और फिर मैं सम्मान के मूल्य का साथ निर्वहन कर पाऊं, जो सौहार्दता के साथ में विश्वास मूल्य मुझ में स्थापित हो जाए, तो मैं सौजन्यता के साथ में व्यवहार कर पाऊं। ये मूल्य प्रदायी क्षमता हो जाने के बाद ही मानवीयता है। यह लक्षण, यानी कौन सा लक्षण? मूल्य प्रदायी अमानवीयता, यह लक्षण अमानवीयता में द्रष्टव्य है। अपेक्षाकृत मूल्य ग्रहण एवं मूल्य प्रदान करने की सीमा तक। ठीक बात है, थोड़ा सेंटेंस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव लिखा हुआ है कि जब तक हम ज्यादा मूल्य ग्रहण करने के लिए, है ना, रहते हैं, तब वो अमानवीयता यानी पशु मानव और राक्षस मानव नहीं है। बहन जी कह रही हैं कि जड़ प्रकृति, मैंने अभी उदाहरण दिया था, जड़ हम पदार्थ अवस्था में जो वस्तु मूल्य और उपयोगिता मूल्य कह रहे हैं, तो उसका मूल्य बढ़ गया तो मूल्य ग्रहण हो गया, है ना। हमने लकड़ी का फर्नीचर बना दिया, और है ना, बहुत सारी चीजों को, मिट्टी को संवर्धित कर देते हैं, खेत को तैयार कर देते हैं, है ना। तो संरक्षण संवर्धन जो पदार्थ अवस्था के साथ में मानव मूल्य देता है, तो है ना, उनके साथ संवर्धन कर सकता है ना। पशु हैं, है ना, वो खाते हैं पेड़ पौधों को और धरती को, तो वो मूल्य ग्रहण क्षमता तो उनमें दिखाई देती है, पेड़ पौधों में भी दिखाई देती है, लेकिन मूल्य प्रदायी क्षमता केवल मानव में ही प्रकट होती है ना। तो मुझे अभी इतना ही दिखता है दीदी, इससे ज्यादा दिखेगा तो है ना, और आगे। जी जी बिल्कुल श्यामवीर भाई, हाँ जी। अति मानवपूर्ण जीवन में क्या कहते हैं? अपेक्षाकृत कम मूल्य ग्रहण एवं अधिक मूल्य का प्रदान स्वाभाविक होता है। परिभाषा ही है, दया कृपा करुणा, है ना, वो उपकार ही है। तो बेसिकली हम में जो गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है, हम में मूल्य प्रदायी क्षमता हो जाए, हम कम मूल्य लेकर अधिक मूल्य दे पाए। लाभ की परिभाषा दी है ना, कम वस्तु देकर अधिक वस्तु लेना। यहाँ पर मानवता दया कृपा करुणा का मतलब है अधिक मूल्य देकर कम मूल्य ग्रहण करना, और स्थिति ऐसी हो जाए कि अपने में ही तृप्त हो गए, अब हमको मूल्य की आवश्यकता ही नहीं है, केवल मूल्य प्रदायी क्षमता ही है। तो मेरे ख्याल से वही दिव्य मानव है ना, जो तृष्णा मुक्त हो गया, येष्णाएं उसकी तृप्त हो गई, है ना, लोकेशना वित्तेषणा पुत्रना, तो केवल वो मूल्य प्रदायी क्षमता के साथ में ही है ना। ऐसे मानव हो जाए, अधिक से अधिक हो जाए, तो धरती फिर स्वर्ग हो जाए, जो हमारी सबकी कामना है। तो अति मानवतापूर्ण जीवन में अपेक्षाकृत कम मूल्य ग्रहण एवं अधिक मूल्य का प्रदान स्वाभाविक होता है। यह जागृति सहज परंपरा में पाए जाने वाली निष्पत्ति है। इस विश्लेषण से भी यह स्पष्ट होता है कि मानव मानवीयता में मूल्य ग्राही एवं मूल्य प्रदायी कार्यक्रम को समाधान पूर्वक संपन्न करने का अधिकारी है। इस अधिकार का यही अधिकार है ना। हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है कि हम मानवतापूर्ण, है ना, जीवन जी पाए, यही हमारा अधिकार है। इससे और अधिकार हम धरती पे अधिकार करना चाहते हैं, है ना, बड़ा मकान, बड़ा घर, ये सब पे अधिकार ना किसी का हुआ है ना होता है। हमारा अधिकार इतना है कि हम सुखी हो जाएं और मानवीयतापूर्ण आचरण को प्रमाणित कर पाए। समाधान पूर्वक संपन्न करने का तो, है ना, मानव मानवीयता में मूल्य ग्राही और मूल्य प्रदायी कार्यक्रम को परस्परता में इस तरह से हम कर पाए, यही हमारा अधिकार है। इस अधिकार से संपन्न शिक्षा के द्वारा ही होंगे, है ना। ये इसी के लिए शिक्षा और व्यवस्था में लगने की ही आवश्यकता है। जितना समझ जाए उतना लग जाए, यही हमारे लिए कार्यक्रम है। उसी से हमको कुछ मूल्यानुभूति होगी और स्थापित मूल्य अनुभूति की तरफ बढ़ेंगे और अनुभव की तरफ बढ़ेंगे। उस दिन सुनीता पाठक दीदी ने इस बात को बढ़िया कहा था कि, है ना, आदरणीय नागराज जी, या जिसको अनुभव मूलक विधि में तो अनुभव के बाद मूल्यों की अनुभूति होती है, हम मूल्य अनुभूति के द्वारा अनुभव की ओर अग्रसर होंगे।
ये बात मुझे उस दिन खूब अच्छे से ध्यान गई। तो बार बार इसी बात को यहाँ पर है ना ध्यान दिलाया जा रहा है। ये इस अधिकार का पांचों स्थितियों 10 सोपान परिवार सभा व्यवस्था के रूप में चरितार्थ होना ही उपलब्धि है। अब यहाँ से आदरणीय नागराज जी धीरे धीरे हमको 10 सोपान व्यवस्था की ओर ध्यान दिला रहे हैं कि उस तरफ बढ़ना है ना, तो उसके लिए हमको कुछ प्रयास करने हैं। यह उपलब्धि स्वयं में अखंडता है, अखंडता स्वयं में सामाजिकता एवं अभय है। यह समष्टि प्रयास का योगफल है, समष्टि एक इष्ट में ही है। तो यही कह रहे हैं, ये अकेले से होने वाला नहीं है। 10 सोपानी व्यवस्था, अभयता, सामाजिकता, ये कोई अकेले का कार्यक्रम है ही नहीं, है ना। भैया कह रहे हैं कि है ना प्राण अवस्था में जड़ में मूल्य प्रदायी क्षमता नहीं है ना। मूल्य प्रदायी क्षमता का मतलब ऐसा ही है कि जैसे हम विश्वास, सम्मान, स्नेह अगर परस्परता में प्रकट करते हैं तो दूसरा मानव भी उसको प्रकट करता है ना। हम में मूल्य प्रदायी क्षमता है, वो ग्रहण करता है, फिर वो भी हमको रेस्पॉन्ड करता है। लेकिन जड़ प्रकृति, हम उनका केयर करते हैं, है ना, तो वो अपने से हमारा केयर करें ऐसा नहीं हो सकता है। पेड़ हम अपने आप, मैंने जैसे कहा कि हमारे पैर छू ले या हमारे गले लग जाए, ऐसा पेड़ नहीं कर पाएगा। हम उसको है ना पानी दे दें, उसको प्रकाश दें, जो भी उसके लिए अनुकूलता है उसको उपलब्ध करा दें, है ना भैया जी। इस अर्थ में मैं इस चीज को देखता हूं। उसके तो मिलकर ही एक इष्ट और समष्टि एक इष्ट में ही है। एक मानव संपूर्णता को समझकर, है ना, और सब मिलकर ही इस अखंडता और सामाजिकता और अभयता को प्राप्त करते हैं। उसके योग्य कार्यक्रम संपन्न हो जाना ही उपलब्धि है। ऐसे कार्यक्रमों को हम बना पाए, और जो हमारे बहुत सारे कार्यक्रम चल ही रहे हैं। सुबह मैंने कुछों का वर्णन किया, अब आज मैंने दीदी को देखा तो उत्सव पारा के अब ध्यान आया, है ना, मानव तीर्थ का, और भी जो मुझसे छूट गए हों बहुत सारे कार्यक्रम सब तरफ चल ही रहे हैं। वो इसी अर्थ में है कि ऐसे कार्यक्रमों से कि मूल्य प्रदायी क्षमता हम में पैदा हो जाए, शिक्षा और अभ्यास के द्वारा परस्परता में जीते हुए। यही व्यावहारिक विश्वसन का प्रत्यक्ष रूप है। उत्पादन विनिमय, आश्वासन, उसके योग समुचित शिक्षण, साधन एवं विनिमय सुलभता का योगफल है। मानव प्रकृति के साथ स्थापित मूल्यों का निर्वाह शिष्ट मूल्यों सहित मानवीयतापूर्ण जीवन में करता है। यह प्रमाण सर्वदा द्रष्टव्य है। कब? मानवीयतापूर्ण व्यवस्था में आवश्यकता पूर्वक ही कला मूल्य एवं उपयोगिता मूल्य की स्थापना होती है। साथ ही उपयोग, वितरण और सेवा, समर्पण तथा ग्रहण क्रिया में वे प्रयोजित होते हैं। आवश्यकता का मानवीयता में संयत होना पाया जाता है, इसी में अपव्ययता का अभाव होता है। इन सब पे हम चर्चा कर ही चुके हैं। अपव्ययता ही मानव जीवन में परम घातक प्रक्रिया है। अपव्ययता से अपव्ययी का अनिष्ट होना भावी है। व्यक्ति में जागृति परिवार के लिए इष्टकारी, परिवार का विकास एवं जागृति समाज के लिए इष्टकारी, समाज का विकास एवं जागृति राष्ट्र के लिए इष्टकारी तथा राष्ट्र का विकास एवं जागृति अंतरराष्ट्र के लिए इष्टकारी एवं स्वीकार्य है। बहुत स्पष्ट बात है, जो मानव व्यवहार दर्शन में भी आया है, जो जिसका है ना अपव्यय करेगा वो उससे वंचित हो जाएगा। ये बिल्कुल इसमें स्पष्ट बात दिख रही है। और आज जो हम स्थिति दिख रहे हैं, क्योंकि हमने मानव का और प्रकृति का शोषण किया है, तो अपव्ययता की है, तो उससे अनिष्ट ही हो रहा है। ये अनिष्ट ही है जो आज हम डरे हुए हैं एक वायरस से। और एक ही नहीं, अब लग रहा है कि ऐसी स्थिति कितनी होती रहेंगी। तो जब तक हम प्रकृति के साथ, जो ऊपर बात की, और मानव के साथ तालमेल पूर्वक जीना, है ना, उसके साथ तालमेल नहीं बना पाते हैं, तो अपव्ययता रहेगी और अपव्ययता से अनिष्ट होता रहेगा। इसका समाधान क्या है कि व्यक्ति में जागृति हो जाए तो सबके साथ तालमेल है। ऐसा भी नहीं है कि व्यक्ति का अवमूल्यन है कि व्यक्ति में कुछ नहीं कर सकता है ना। एक व्यक्ति ने, आदरणीय नागराज जी, बार बार उनके प्रति नाम आता ही है क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा महत्वपूर्ण काम कर दिया है। तो उनके जागृति से परिवार के लिए, और परिवार के लिए इष्टकारी, परिवार का विकास और जागृति समाज के लिए, तो कोई भी प्रयास विफल नहीं है जो सार्थक जागृति के अर्थ में है। राष्ट्र तक जाता है, व्यक्ति से अंतरराष्ट्र तक जो भी जागृति के लिए प्रयास हैं शिक्षा और व्यवस्था के, वो सब इष्टकारी एवं स्वीकार्य हैं।
इसके साक्ष्य में यह देखा जाता है कि एक व्यक्ति द्वारा किया गया आविष्कार अनेक से स्वीकार्य होता है। बहुत अच्छी बात है। अब मुझे तो पता नहीं है, किसी को आपको पता हो कि मोबाइल फोन किसने बनाया, लेकिन किसी एक व्यक्ति ने बनाया, है ना। ग्राहम बेल ने कुछ खोज दिया, है ना, कई लोगों ने कुछ कुछ खोज दिया, है ना। वो अनेक से स्वीकार्य होता है एक भी आविष्कार, इसलिए व्यक्ति की भी महत्ता है। जबकि अनेक से किया गया अपराध एक को भी स्वीकार कराने में समर्थ नहीं रहा है। ये बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। एक एक घटना मुझे याद आती है कि मैं उस समय गैस अथॉरिटी में काम करता था, और है ना किसी टूर पर एक होटल में रुके हुए थे एक कार्यक्रम में, तो शॉर्ट में ही बताऊंगा। तो वहां पर जर्मनी से एक व्यक्ति आए हुए थे और ऐसी बातचीत होने लगी और वो लिटरली रोने लग गए, और उन्होंने कहा कि है ना जो हिटलर ने किया वो बिल्कुल स्वीकार नहीं होता है, और मानव जाति के प्रति, और रोते हुए क्षमा मांगी। हिंदुस्तान के प्रति कितना किया मुझे उतना ज्यादा नहीं पता, लेकिन एक भी व्यक्ति अगर गलत करता है ना, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, किसी का भी गलत किया हुआ किसी को भी स्वीकार्य नहीं होता है, जबकि एक व्यक्ति के द्वारा आविष्कार अच्छा कार्य सभी को स्वीकार्य होता है। यही सूत्र है जो जो संस्कृति, सभ्यता और विधि व्यवस्था को स्थापित करने में लगता है। वे स्वयं इसको अस्वीकार किए रहते हैं। अपने एवं अपराध मानव की वांछित उपलब्धि नहीं है। यही सत्यता बाध्य करती है कि मानव मानवीयतापूर्ण जीवन यापन करे। फिर वो बाध्यता है, क्योंकि ये स्वीकार ही नहीं है, तो सत्य की तरफ ही बढ़े, न्याय धर्म सत्य को अपने जीवन में ला पाए, इसके लिए हमारी बाध्यता है। मानवीयतापूर्ण जीवन में ही औचित्यता चरितार्थ होती है, तो क्या सही है वो मानवीयतापूर्ण जीवन में ही सफल होता है। गुणात्मक परिवर्तन के लिए औचित्यता का निर्णय एवं उसके अनुसार आचरण अनिवार्य है। तो गुणात्मक परिवर्तन तभी होगा जब हम सही क्या है उसका निर्णय कर पाए और उसके लिए अनुसार आचरण कर पाए, उसके लिए अभ्यास कर पाए। संपूर्ण प्रकार के अपव्यय मानवीयतापूर्ण जीवन में समाप्त हो जाते हैं। फलतः भौतिक समृद्धि एवं बौद्धिक समाधान होता है। अपव्यय एवं विज्ञान के बिना मध्यता एवं समस्या नहीं है। अब ये बिल्कुल एक नया शब्द आया, मध्यता। मध्यता का तात्पर्य असमृद्धि एवं अभाव से, बिल्कुल कविता है ना। तो उसी को कहते हैं समाधान और समृद्धि होना है। पर अगर अपव्ययता मानवतापूर्ण जीवन में समाप्त हो गई तो अभावता भी समाप्त हो गई और असमृद्धि भी समाप्त हो गई। असमृद्धि मतलब दीनता, है ना, गरीबी, दरिद्रता, है ना। वर्तमान में मानव के लिए आवश्यक वस्तुओं की निर्माण क्षमता उसमें पर्याप्तता के निकटवर्ती है, मतलब बिल्कुल पास में ही है। हम जो कर रहे हैं आवश्यक वस्तुएं तो हैं ही उपलब्ध, केवल व्यवहारिक आकांक्षा का पूर्ण होना ही वैभव सिद्धि है, वो पूरा होना है। समाज वैभव इसी में आना है कि हम व्यवहारिकता में शिष्ट मूल्य और स्थापित मूल्य को निर्वहन और व्यवहारन कर पाए। सामाजिक वैभवता बौद्धिक समाधान एवं भौतिक समृद्धि ही है। आवश्यकता से अधिक उत्पादन ही भौतिक समृद्धि का प्रत्यक्ष रूप है। यही समाधानात्मक भौतिकवाद का आधार है। आगे बहुत समाधानक भौतिकवाद एक पुस्तक है, तो उसका आधार बता रहे हैं कि आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर पाए। स्थापित संबंधों का विधिवत निर्वाह ही व्यवहार और आकांक्षा का आशय है। यह व्यवहारात्मक जनवाद का मुद्दा है, उसका सूत्र है। क्योंकि बौद्धिक समाधान, भौतिक समृद्धि और स्थापित संबंधों के साथ परस्परता में व्यवहार कर पाना, ये सब समाज में होना है। यही समाज का वैभव है। स्थापित मूल्यों की अनुभूति, योग्य क्षमता, संपन्नता, मैंने कहा ये थोड़ी काव्यात्मक भाषा भी है उसमें, है ना। तो यही व्यवहारात्मक जनवाद का मुद्दा, इसलिए अभावता और, है ना, मतलब समस्या नहीं है, ये समाप्त हो जाते हैं। जी भैया जी, तो इसको जांचते रह सकते हैं, है ना। उसको उन्होंने कहा है द्रष्टव्य नहीं है, जो जड़ में मूल्य प्रदायी क्षमता है। मना नहीं कर रहे हैं कि क्षमता है नहीं, ऐसा नहीं कह रहे, है ना, पर उसकी पूर्णता चैतन्य में होती है। क्योंकि मूल रूप से, है ना, जो
एक एक जो गठन पूर्णता और क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता की जो पूरा बात है, वो पूरा गठन पूर्णता तो पदार्थ अवस्था से ही होता है ना? गठन पूर्णता की घटना। लेकिन क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता मानव परंपरा में ही होना है। अनुभव यही स्थापित मूल्यों की अनुभूति योग्य क्षमता संपन्नता ही या संपन्न कार्यक्रम ही अनुभवात्मक अध्यात्मवाद का सूत्र है। तो अनुभव, समाधान, व्यवहार एवं समृद्धि चारों आयामों में तृप्ति मानव जीवन के अविभाज्य भाग हैं। इनमें से किसी एक का अभाव होने पर जीवन गति कुंठित होना अथवा उसकी परस्परता में असंतुलन होना पाया जाता है, जो अभी की स्थिति है। आवश्यकताएं कैसे तय होती हैं, इस पे हम लोगों की चर्चा हो ही चुकी है। आवश्यकताएं परिवार मूलक हैं। आवश्यकताओं का निर्धारण परिवार में होता है। परिवार के अभाव में आवश्यकता का उद्गम प्रमाणित नहीं है। एकाकी मानव जीवन का इतिहास एवं चरितार्थता नहीं है। एकाकी मानव जीवन का ना कोई इतिहास है। इतिहास के ऊपर बहुत सारी चर्चा हो चुकी है, कल राकेश गुप्ता भाई ने भी की, और बहुत सारा पिछले चैप्टर्स में क्या इतिहास की सार्थकता है, जागृति ही है ना सही में इतिहास है। तो एकाकी मानव जीवन का ना तो कोई इतिहास है, ना उसकी कोई सफलता है। मानव जीवन के इतिहास एवं चरितार्थता का समाज एवं सामाजिकता की अपेक्षा में अध्ययन होता है। एक से अधिक होने की स्थिति में परस्पर अपेक्षा का उद्गमन संभव होता है। संपूर्ण अपेक्षाएं परस्परता में से के लिए ही ज्ञातव्य और दृष्टव्य है ना? तो है ही, बिल्कुल स्पष्ट है। व्यवहार का अभाव उसी भूमि पर होगा जहां मानव का अभाव है। ठीक बात है, जहां मानव नहीं है वहां कहां से व्यवहार होगा, है ना? व्यवहार मानव मानव के परस्परता में ही। विकास के क्रम में इस धरती पर भी मानव का अभाव रहा ही होगा। साथ ही यह कल्पना भी होती है कि जब कभी भी इस पृथ्वी पर मानव का अवतरण हुआ, एक से अधिक हुआ। ठीक बात है। यह वास्तविकता स्पष्ट है कि एक से अधिक एकत्रित हुए बिना मानव परंपरा सिद्ध नहीं होती। इस श्रृंखला में यह निश्चय होता है कि मानव जीवन में आवश्यकताएं उनके संबंध एवं संपर्क की विशालता के अनुरूप पाई गई है। उसी की पूर्ति हेतु समस्त योजना परियोजना द्रष्टव्य है। ऐसी आवश्यकताएं व्यवहारिक एवं वस्तु मूल्यों से लक्षित हैं, जिनमें से किसी एक का भी अपूर्ण होना दूसरे के सदुपयोग व सुरक्षा में हस्तक्षेप होना है। ऐसी आवश्यकताएं व्यवहारिक एवं वस्तु मूल्यों से लक्षित हैं। बिल्कुल, जो भी योजनाएं हैं जिनमें से किसी एक का भी अपूर्ण होना, अगर कोई भी योजना अपूर्ण होती है तो दूसरे के में हस्तक्षेप होता है। व्यवहारिक प्रमाणों में अंतर विरोध नहीं है। प्रमाण ही परस्पर विरोध पर विजय पाता है। इसी सत्यता के अनुषंगिक व्यवहारिक अनुसंधान एवं उत्पादन संबंधी आविष्कार होते गए हैं। इसी के लिए वो जागृति क्रम है। प्रमाण विहीन स्थिति में ही मानव का परस्परता में विरोध होना पाया जाता है। मानव की परस्परता में जो विरोध है, क्योंकि शिक्षा में, व्यवस्था में, विधियों में, पद्धतियों में पूर्णता नहीं है, पूर्णता की विधि नहीं है, अनुभव मूलक नहीं है, इसलिए वो विरोध बना रहता है। इसलिए सामरस्यता नहीं होती है, भले ही वे व्यवहारिक या उत्पादनवादी क्यों ना हो। इसलिए व्यवहार में भी विरोध और उत्पादन में भी विरोध बना रहता है। विरोध पर ही गुणात्मक परिवर्तन का प्रधान लक्षण है। जीवन समग्र का प्रमाणित हो जाना ही संपूर्ण विरोध का निराकरण है। प्रमाण विहीन इच्छिकताएं काल्पनिक सुविधाओं पर आधारित होनी स्वाभाविक हैं। ऐसी इच्छाएं जो प्रमाण, जिनके मूल में प्रमाण या अनुभव नहीं है, वो काल्पनिक सुविधाओं पर ही है ना? यही वैचारिक वैविध्यता का कारण है और मानव में परस्पर मतभेद है। तो विरोध की बात कर रहे हैं, तो विरोध की शर्त में है कि हम अपनी मर्जी से, क्योंकि कल्पनाशीलता है ही, सुखी होने के लिए हम माने रहते हैं कि हम बहुत धन से सुखी हो जाएंगे। कोई कहता है रूप से सुखी हो जाएंगे, कोई कहता है शासन से सुखी हो जाएंगे, पद से सुखी हो जाएंगे। तो ये विविधता है वैचारिक में, और इनमें उत्पादन में और व्यवहार में मतभेद बना ही रहेगा, और इससे ये वर्ग संघर्ष और युद्ध है ये बना रहेगा, ये स्पष्ट रहेगा। इस तथ्य के आधार पर यह निष्कर्ष मिलता है कि जीवन समग्र का अध्ययन ही ऐसी समस्याओं का समाधान है। इससे बचने का एकमात्र है ना रास्ता है कि हम
पूरे जीवन को समग्रता से समझ लें, अनुभव की स्थिति तक पहुंच जाएं। इस तथ्य के आधार पर यह निष्कर्ष मिलता है कि जीवन समग्र का अध्ययन ही ऐसी समस्याओं का समाधान है। मानव जीवन समग्रता आयाम चतुष्टय की एकात्मता में पांचों स्थितियों में 10 सोपानीय व्यवस्था की एक रूपता में प्रमाणित है। यही रास्ता है, इसी में प्रमाणित होना है। यही मानव जीवन की परंपरा का प्रत्यक्ष रूप है। यही क्रम से संस्कृति एवं सभ्यता है। इसी सीमा में संपूर्ण परस्परताएं विश्लेषित हैं। इन सभी संबंधों एवं संपर्कों का निर्वाह ही मानव परंपरा की ख्याति है। इन्हीं प्रमाणों के आधार पर स्पष्ट होता है कि मूल्यों से अधिक अनुभव करने के लिए वस्तु नहीं है, तथा मूल्यों से अधिक विशालता नहीं है, सत्यामयता से अधिक व्यापकता नहीं है। यही सब है, यही सब अनुभव की वस्तु है ना। सत्ता में संपर्क प्रकृति से अधिक विकास एवं जागृति के लिए वस्तु नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, इसको तो हम है ना पहले दिन से कर ही रहे हैं बात। सत्ता में संपर्क है ना, जड़ एवं चैतन्य प्रकृति और उसी के फलस्वरूप विकास, श्रम गति परिणाम के फलस्वरूप विकास और जागृति। विश्लेषण प्रकृति की सीमा में ही हुआ है। यह उसकी उपयोगिता एवं उपादायिता को स्पष्ट किया है। गुरु मूल्य के बिना लघु मूल्य का निरंतर नहीं है। इससे सत्ता में संपर्क प्रकृति ने प्रमाणित किया है। व्यापक स्पष्ट प्रमाणित किया है। इसी तारतम्य में शिष्ट मूल्य का वस्तु मूल्य से गुरु मूल्य होना एवं शिष्ट मूल्य से स्थापित मूल्य का गुरु मूल्य होना प्रमाणित है। आवश्यकताओं के नियंत्रण, संयमन एवं संरक्षण की अपेक्षा में संस्कृति, सभ्यता, विधि एवं व्यवस्था की एक रूपता का होना आवश्यक, अनिवार्य एवं अपरिहार्य है। इसके बिना सर्वमंगल, नित्य शुभ जीवन सफल एवं भौमिक स्वर्ग संभव नहीं है। तो और दूसरे शब्दों में कहें तो आवश्यकताओं के लिए नियंत्रण, संयम एवं संरक्षण की अपेक्षा में संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था में एक रूपता का आवश्यक होना और अपरिहार्य होना आवश्यक है। इसी से ही हम कह रहे हैं कि है ना, समझ ही पा रहे हैं कि मानव की आवश्यकताएं सीमित हैं, निश्चित हैं, और शिष्ट मूल्य भी निश्चित ही हैं, है ना। और इनका प्रमाणित होने से ही सर्वमंगल का कार्यक्रम संभव हो पाता है। समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व पूर्वक ही भूमि स्वर्ग होने की संभावना बन पाती है, अदरवाइज संभावना नहीं बन पाती है। तो इतनी बात इस चैप्टर में करनी थी, है ना। मुझे ऐसा लगा कि जितनी अपनी सुबह चर्चा थी वो तो है ना मैंने कर ही ली थी, और आगे आगे ये पूरा जो पढ़ने का कार्यक्रम, जो सेशन का लक्ष्य था वो पूरा हुआ, है ना, सहयोग आने की ओर, है ना। तो मुझे लगता है यहाँ पर हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। कल फिर से रविकांत भाई है ना आगे का चैप्टर को शुरू करेंगे, और भोगों में संयमता से अभयता पूर्ण जीवन प्राप्त होता है ना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार, है ना। आगे कार्यक्रम बनेगा तो फिर आपसे मुलाकात होगी। सभी को नमस्ते। बलराज भाई कह रहे हैं कि कुछ और संस्मरण सुनाएं। भैया इस तरह से संस्मरण एकदम कुछ याद नहीं आ पाता है, वो कुछ है ना चलता रहता है तो वो याद आ जाता है। संस्मरण की यही महिमा है ना। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगली बार फिर से अगर मुलाकात होगी, जैसा भी कार्यक्रम है ना राकेश भाई तय करेंगे, उनको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर अगर कोई संस्मरण उस संदर्भ में आएंगे तो मैं बिल्कुल, मुझे भी प्रसन्नता होगी आप सबके समक्ष उनको शेयर करते हुए। अभी तो मुझे कोई एकदम ऐसे कोई संस्मरण याद नहीं आ रहा है, ऐसे बहुत सारे संस्मरण हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आशा है आप जो अभी समय बचा है उसका सदुपयोग ही करेंगे, है ना। सभी को नमस्ते।